नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। विशेष रूप से कल जो अध्याय हमने पढ़ा था उसको आप लोगों ने उसका रिवीजन ज़रूर किया होगा। तो आज इस क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं हम प्रश्नोत्तर। जो पहला पाठ हमने पढ़ा सूची पर्यावरणम, उस पाठ के क्वेश्चन आंसर हम इस कक्षा में करेंगे आज। तो सबसे पहले हम कक्षा को आरंभ करें उससे पहले माँ शारदे का, माँ भगवती का स्मरण कर लेते हैं, ताकि हमारा जो अध्ययन अध्यापन है वो सरलता से हो सके। या कुंदेन तुषार हार धवला, या श्वेत पद्मासिना, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषाढ्यापहाम्। तो आइए करते हैं आज के सेशन को आरंभ। और अपना जो प्रथम पाठ है इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आज प्रश्नोत्तर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो पाठ समझ में ज़रूर आया होगा और देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो आप हमें ज़रूर बताइए। ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोगों के कमेंट्स आपने अगर किए हैं तो क्योंकि आगे शीतकालीन अवकाश आ रहा है तो उससे पहले आपको ये क्लासें जो है तैयार करके उस अवकाश के समय आपको मिलेंगी। तो आपने कमेंट्स अगर किया होगा तो मैं ज़रूर देखूंगा। 8 से 10 क्लासेस आपको इस शीतकालीन अवकाश में मिलेंगी। उसके बाद में हम पर डे जो है क्लासेस शुरू करेंगे, तो उसमें आपके डेली के जो कमेंट्स है वो ज़रूर देखूंगा मैं। अभी आपका कमेंट्स अगर कुछ आपने पिछली कक्षा में किया है तो मैं उसको देख करके ज़रूर नोट करके और अगली किसी कक्षा में हम उनको सभी को शॉर्ट आउट करेंगे। तो आप निरंतर अपने कमेंट्स करते रहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। तो करते हैं आज के हम क्वेश्चन आंसर को शुरू। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया, 7 श्लोक जो थे उसमें 7 श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, मैं ऐसी उम्मीद करके चलता हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न आपका, एक पदेन उत्तरम लिखित। आपको एक पद में उत्तर लिखना है, एक शब्द के अंदर आपको उत्तर लिखना है। पहला है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो पहला श्लोक जो आपने पढ़ा था, पहले श्लोक का पहला ही अक्षर शब्द आप अगर देखें, प्रश्न नंबर 1 में लिख रहा हूं यहाँ पे, तो उसमें लिख आया था दूषितम दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा दुर्वहम। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दुर्वहम। अगला प्रश्न देखते हैं। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। जब हम पाठ पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको, अनिशम का अर्थ बताया था दिन रात। यानी दिन रात यहाँ पर क्या चलता है, तो दिन रात क्या चलता है, कालाय शचक्रम। कालाय शचक्रम, पहले का ख वाला हम देख रहे हैं, ये क था, ध्यान रखिए। तो कालाय शचक्रम, ठीक है। तो अनिशम कालाय शचक्रम प्रचलति। अनिशम महानगर मध्ये कालाय शचक्रम प्रचलति, इसका पूरा आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। बहुत सरल प्रश्न है। और हम जब श्लोक पढ़ रहे थे उसमें बताया था आपको, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, यानी कुत्सित वस्तु मिश्रितम यानी बुरी वस्तु, दूषित वस्तु के मिलने से क्या जो है, कौन सा पदार्थ दूषित हो गया है। तो कौन सा पदार्थ दूषित हो गया है, क्या आएगा इसके अंदर आपके ग में, भक्षयम। भक्षयम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम
भक्षयम दूषितम जातम, ये इसका आंसर होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। अहम कस्मै जीवनम कामये। अहम कस्मै जीवनम कामये। तो आखिरी जो श्लोक था, 7वां श्लोक आपने अगर पढ़ा होगा, तो उस श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था मानवाय। मानवाय जीवनम कामये, ये अंतिम श्लोक में इसका जो है आंसर आया था। तो मानवाय, कवि किसकी कामना करता है? मानवाय जीवनम कामये, मनुष्यों के जीवन की जो है वो कामना करता है। अगला देखें, केशाम माला रमणीया। केशाम माला रमणीया, तो इसके अंदर आया था आपके हरित तरुणाम। हरित तरुणाम ललित लता नाम। ललित लता नाम, तो हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया। समझ में आ गया विद्यार्थियों? चलें आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 2। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत। संस्कृत भाषा में लिखना है, विस्तृत रूप से लिखना आपको। ये क्वेश्चन, ये आंसर जो है, ये उत्तर जो है बड़े हैं, आपको पूरे वाक्य में लिखना है। मतलब प्रश्न की भाषा को समाविष्ट करते हुए आपको अपने उत्तर देने हैं। पहला देखते हैं, कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, कवि जो है किस लिए प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा रखता है। तो क्यों रखता है इसकी इच्छा? आपको जब हम श्लोक पढ़ रहे थे उस समय भी हमने देखा था कि कवि क्यों जो है प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा रखता है। देखिए दूसरे प्रश्न का क, तो प्रकृति की जो है कवि क्यों प्रकृति की शरण में जाता है कि महानगरेषु महानगरेषु दूषितम वातावरणस्य वातावरणस्य कारणात्, यानी महानगरों का जो दूषित वातावरण है उसके कारण से कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर दूसरा। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम, तो किस कारण से किस कारण से महानगरों में रहना या जीना कठिन हो गया है। तो इसका आंसर देखिए, जो वो आया था ना आपको पहले श्लोक में, आपने अगर देखा हो कि भाई वाहनों की जो पंक्तियां थी उन पंक्तियों की वजह से जो है वहां पे जीना कठिन हो गया है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? यानानाम यानानाम पंक्तयो ह्यनन्ता। यानानाम पंक्तयो ह्यनन्ता। ठीक है, तो यानी वाहनों की जो बड़ी बड़ी कतारें हैं, वाहनों की जो पंक्तियां हैं, उसकी वजह से जो है महानगरों में जीवन जीना
या वहां पे संचरण करना, विचरित करना, विचरण करना जो है कठिन हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर ग आपका है, अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति। तो देखिए एक श्लोक में प्यारे विद्यार्थियों आया था हमारे कि हमारी प्रकृति में क्या क्या दूषित हो गया है, कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो दूषित हो गए हैं, एक श्लोक में हमने पढ़ा था। तो क्या क्या, एक तो जलम, ठीक है, उसके बाद आपका अन्नम यानी अनाज जो अन्न होता है, तीसरा आपका भृशम, सॉरी भक्ष्यम, माफ करें, भक्ष्यम यानी भोजन, और धरातलम यानी पृथ्वी। तो ये सारी चीजें जो है दूषित हो गई हैं, ठीक है। जलम, अन्नम, भक्ष्यम और धरातलम, ये सभी जो है प्रकृति में क्या कैसी हो गई हैं, दूषित हो गई हैं, प्रदूषित हो गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, कविः कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति। कविः कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति। कवि कहाँ पर संचरण विचरण करना चाहता है, कवि कहाँ पे घूमना चाहता है। एक श्लोक में हमने देखा था कि वो कहता है कि भाई नए अस्मात् नगरात बहु दूरम, है ना, कुछ क्षण के लिए मैं ग्रामांते नदी पय पूरम, यानी जो झरने हैं, जो निर्झर नदी पय पूरम, उनको सबको देखने की वो इच्छा प्रकट करता है। तो वो क्या कहाँ जाना चाहता है, एकांते कांतारे, ठीक है, एकांते एकांत में जंगल के अंदर, और आप इसके आगे लिखना चाहो तो ग्रामांते भी लिख सकते हो, ग्रामांते। जंगल में एकांत, एकांत किसी निर्जन जंगल के अंदर जाना चाहता है, गांव के अंतिम छोर पर जाना चाहता है, जहां पर उसको नदी झरने जो है, जो सभी पानी से लबालब भरे हुए हैं, उनको देखने की वो इच्छा रखता है। उसको देखने की मंशा से वो जो है नगरों से, शहरों से बहुत दूर जाना चाहता है। अगला प्रश्न देखिए, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, यानी स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए, किस प्रकार के वातावरण में जीवन को जीना चाहिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा स्वच्छ वातावरण। कौन सा वातावरण हो जाएगा आपका, स्वच्छ वातावरण, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अंतिमे पद्यांशे, अंतिमे पद्यांशे कवे का कामना अस्ति। अंतिमे पद्यांशे, अंतिम पद्यांश में कवे यानी कवि की, का कामना क्या कामना है। तो अंतिम जो पद्यांश हमने पढ़ा था उसके अंदर कवि ने क्या कामना की थी, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा मानवाय जीवनम। मानवाय जीवनम, अंतिम पद्यांश में कवि ने कहा था कि भाई मैं जो है मनुष्यों के जीवन की कामना करता हूं, उनको जीवित रहते हुए उनके मृत्यु की कामना मैं नहीं करता। ये पाठ के अंतिम पद्यांश के अंदर कवि ने कहा था, ठीक है। तो अब प्रश्न संख्या तीसरा है हमारा, संधि और संधि विच्छेद
ठीक है, संधि संधि विच्छेदम करो। संधि और संधि विच्छेद करना मतलब शब्द, संधि का अर्थ होता है शब्द को जोड़ना, और संधि विच्छेद का अर्थ होता है शब्द को तोड़ना। आप मेरे हिसाब से अच्छे से समझते होंगे संधि और संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप लोग निरंतर इनको बेटा अभ्यास करते रहिए, ताकि जितना आप इनका अभ्यास करेंगे उतना ही आपको जो है परीक्षा के अंदर इसका रिजल्ट बेहतर नजर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने क्लास देख ली या घर पे बैठ के एक बार पढ़ लिया, आप बार बार उसका अभ्यास करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि वो चीज आपको काम आएगी। प्रश्न नंबर तीसरा अपना, संधि और संधि विच्छेद करना है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना किसी शब्द को, और संधि विच्छेद का अर्थ होता है शब्द को तोड़ के लिखना या उसके टुकड़े करके लिखना। पहला है प्रकृति रेव। पहला शब्द आपका प्रकृति रेव। देखिए, इसका हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रकृति रेव का प्रकृति ही विसर्ग आएगा प्लस एव बराबर प्रकृति रेव। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधि वाला आपका प्रकृति रेव के बाद में स्यान्नेव, ठीक है। स्यान्नेव को देखिए संधि विच्छेद कैसे होगा। ख इसमें इसका हो जाएगा आपके स्यात प्लस न प्लस एव। स्यात प्लस न प्लस एव, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका अगला जो शब्द आता है वो है आपका या अनंता। ये इसका कल कल भी मैंने बताया था आपको, जब हम पढ़ रहे थे उस समय भी हमने इसका जिक्र किया था। या अनंता, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ही प्लस अनंता, ठीक है। ही प्लस अनंता। अगला देखते हैं हम, घ वाला आपका, ये आपको जोड़ के लिखना है। बही प्लस अंतः प्लस जगती। तो इसका आप देखिए, बही प्लस अंतः प्लस जगती, इसका बन जाएगा आपका बहिर बहिरंतर जगती, ठीक है। ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, रुत्व विसर्ग संधि का।
बहिरंतर जगति। अगला देखिए, असमान नगरात। असमान नगरात। इसका कैसे होगा? असमान प्लस नगरात। असमान नगरात, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सम प्लस चरणम। सम प्लस चरणम, इसको आपको जोड़ के लिखना है। सम प्लस चरणम बराबर आपका हो जाएगा संचरणम। संचरणम, ठीक है। इसके बाद आपका संधि विच्छेद वाला आखिरी शब्द है धूमम प्लस मुंचति। धूमम प्लस मुंचति, तो इसको जोड़कर आपको लिखना है। देखिए, धूमम प्लस मुंचति, तो ये आपका हो जाएगा धूमम, ऊपर बिंदी लगेगी, मुंचति। मुंचति, ठीक है। तो ये आपके संधि विच्छेद के हो गए हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न आपका इस पाठ में आता है अधोलिखितानां अवयवानां सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको नीचे ये जो अवयव पद हैं, और ये ध्यान रखना है जो इस पाठ के अंदर जो अवयव पद आए हैं उन्हीं से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो इसके अंदर एक बॉक्स में दिए हुए हैं। क्योंकि बहुत अच्छा एक वेटेज आता है अवयवों का भी जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये जो मार्क्स हैं, इन चीज़ों के बहुत मतलब फ्री के मार्क्स ही कह सकते हो आप इनको। अगर थोड़ा सा आपने ध्यान देकर इसको समझ लिया ना, तो फिर दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। बहुत आसानी से इनको हम समझ सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको अवयव पद लिख देता हूं और उनका अर्थ आपको समझ लेना चाहिए अच्छे से। अगर अवयवों का अर्थ आपको समझ में आ गया, वृषम, इसका अर्थ होता है अत्यधिक, ठीक है। वृषम का अर्थ होता है अत्यधिक। वृषम यत्र तत्र अत्र, यत्र का अर्थ होता है जहां, मैं बोल देता हूं आप लिख लें, ठीक है, क्योंकि क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अगर प्रत्येक शब्द में लिखने लगूंगा तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं यत्र का मतलब होता है जहां, तत्र यानी वहां, अत्र का मतलब होता है यहाँ, और अपि का अर्थ होता है भी, एव का अर्थ होता है ही, सदा का अर्थ होता है हमेशा या सर्वदा,
और बही का अर्थ होता है बाहर। ठीक है, तो आप इनको लिख सकते हैं। इन अर्थ को लिखने के बाद में आप जो है इनको भरेंगे, क्योंकि अर्थ एक बार समझ में आ गया तो आसानी से इनका रिक्त स्थान आप आराम से पूर्ति कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे पहला है आपका, इदानीम वायुमंडलम खालिस्तान प्रदूषितम अस्ति। इदानीम वायुमंडलम खालिस्तान प्रदूषितम अस्ति, तो क्या आएगा इसमें, यानी यह वायुमंडल खालिस्तान प्रदूषित है। तो कैसा है, अपि आएगा, अत्र आएगा, भृशम आएगा, यत या आपका यत्र आएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा प्रश्न चौथा आपका, चौथे का तो भृशम, यानी ये वायुमंडल कैसा हो गया है, अत्यधिक, कैसा दूषित हो गया है, अत्यधिक दूषित हो गया है। भृशम आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है आपका, खालिस्तान जीवनम दुर्वहम अस्ति। खालिस्तान जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो जीवन कठिन हो गया है। ठीक है, कहां पर, अत्र, क्या आएगा इसके अंदर, अत्र। ठीक है, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। पहला जो श्लोक आया था ना, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, तो अत्र आएगा इसके अंदर आपके। अगला देखिए, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम खालिस्तान लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए खालिस्तान लाभदायक, घूमना लाभदायक होता है। तो इसमें आएगा अपि, यानी भी। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए भी घूमना जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अगला देखिए, पर्यावरणस्य संरक्षणम खालिस्तान प्रकृति ही आराधना। पर्यावरण की का संरक्षण जो है खालिस्तान प्रकृति की आराधना है। तो क्या आएगा इसमें, एव आएगा इसके अंदर। एव, ठीक है। अगला प्रश्न, खालिस्तान समय से सदुपयोगम करणीय। खालिस्तान समय से सदुपयोगम करणीय, तो खालिस्तान समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो कब, सदा। क्या आएगा इसमें, सदा। सदा समय से सदुपयोगम करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला है, भूकंपित समये खालिस्तान, भूकंपित समये खालिस्तान गमनमेव उचितम भवति। भूकंप के समय खालिस्तान जाना ही उचित होता है। तो भूकंप के समय कहाँ जाना चाहिए, बताइए। भूकंप के समय बाहर जाना चाहिए। ठीक है, बही आएगा इसमें, बही, यानी बाहर जाना चाहिए। भूकंप के समय जो है हमें घर से बाहर निकल जाना चाहिए, तो इसमें बही आएगा। खालिस्तान हरितमा, खालिस्तान सूची पर्यावरणम, तो खालिस्तान हरितमा यानी हरे, खालिस्तान सूची पर्यावरणम, तो जहां पर हरियाली होती है वहां पर ही पर्यावरण शुद्ध होता है, सीधी सी बात है। तो जहां पर यानी जहां, जहां के लिए क्या आएगा, यत्र, और दूसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा आपके तत्र। ठीक है, यत्र हरितमा तत्र सूची पर्यावरणम, जहां पर हरियाली है वहां पर पर्यावरण कैसा है, शुद्ध है। ठीक है, तो अब आइए प्रश्न नंबर 5 की तरफ अपन बढ़ते हैं बच्चों। 5वां प्रश्न आपका है, अधोलिखितानाम
पदानाम पर्याय पदम लिखत। अब नीचे लिखे हुए शब्द जो हैं उनका आपको पर्यायवाची लिखना है। देखिए विलोम शब्द और पर्याय शब्द, ये चीजें भी बोर्ड एग्जाम में बहुत मायना रखती हैं। बोर्ड का जो पेपर होता है उसके अंदर इनका भी बहुत अच्छा वेटेज होता है। और ये बात आप ध्यान रखिए, जो पाठ आपने पढ़ा है उसी पाठ के अंदर से आपको जो है वो पर्याय शब्द या विलोम शब्द जो भी पूछा है वो आपको छांट करके बताना है। यानी आपके जो सिलेबस में जो पाठ दिए हुए हैं उन पाठों में पर्याय शब्द और विलोम शब्द को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर हम पर्याय पद जो लिखेंगे ये हम लिखेंगे जो इस पाठ के अंदर जो आया है सिर्फ उनका ही, ठीक है। जैसे पहला है आपका सलीलम। सलीलम का वैसे तो बहुत होते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवी का क, सलीलम। सलीलम का वैसे तो बहुत होते हैं, पानी है, जल है, नीर है, अंबु है, तोय है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर इस पाठ में हमारे आया है जलम। नहीं निर्मलम जलम, ये जो आया था ना आपको ध्यान होगा, तो यहाँ पर जलम आया है इसका पर्याय पद। तो सलीलम का हो गया जलम। आम्रम, आम्र जो है आम्र कहते हैं आम को। किसको कहते हैं आम्र? आम को। तो आम्र का पर्यायवाची हमारे यहाँ पर आया है, पहले तो आम्र लिख लेते हैं एक बार। आम्र का पर्यायवाची आया है रसालम। रसालम, ठीक है। हमारे इस पाठ में जो आम्र का पर्यायवाची है वो है रसालम। तीसरा है आपका वनम। देखिए वनम के भी बहुत सारे पर्याय पद हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जिक्र कर रहे हैं केवल इस पाठ के अंदर जो आए हैं उनका। वनम, वनम का पर्याय पद हमारे इस पाठ में आया है कांतारम। कांतारम, समझ में आ गया। अगला देखिए, शरीरम। शरीरम जो पद है इसका पर्याय पद हमारे इस पाठ में आया है शरीरम, इसका आया है तनु। ठीक है, शरीरम का हो जाएगा तनु। कुटिलम, कुटिलम जो है इसका पर्याय पद इसका हो जाएगा आपके वक्रम, यानी टेढ़ा। वक्रम का अर्थ होता है टेढ़ा। अब है आपका पाषाण, ठीक है। पाषाण यानी पत्थर को कहते हैं पाषाण। बहुत सारे पर्याय पद हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ लिखना है जो इस पाठ के अंदर आया है उसके बारे में। पाषाण, इस पाठ में है आपका प्रस्तरः, प्रस्तरम, नपुंसकलिंग है ना, प्रस्तरम, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न आपका, अधोलिखिता नाम विलोम पदानाम पाठात चित्वा लिखत। अब आपके विलोम पद हैं। अभी तक तो हमने जो है पर्याय पद देखे हैं, और अब आपको लिखने विलोम पद जो इस पाठ के अंदर आए हैं वो। तो ये आपने लिख लिए हो तो आप एक बार लिख लीजिए, नहीं तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी आप लोग लिख सकते हो। और कभी ऐसा लगे कि भी समय कम मिल रहा है क्लास में, क्योंकि इतना समय अगर दूंगा तो थोड़ा हमारा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप उसको पॉज करके और आराम से लिख सकते हैं। एक बार उसको पॉज कर लीजिए, फिर आराम से आप लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए अब इसमें सबसे पहले आपका आता है सुकरम। सुकरम यानी सुकरम कहते हैं अच्छे कार्य को। ठीक है, पहला आपका इसका विलोम पद हो जाएगा आपका दुष्कर्म। कठिन कार्य। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा आपका दूषितम। दूषितम का विलोम शब्द क्या होगा बताइए, कमेंट्स करके बताइए फटाफट आप। इसका हो जाएगा आपका निर्मलम। यानी पवित्र। दूषित का अर्थ तो दूषित होता ही है, और निर्मलम का अर्थ होता है आपका पवित्र। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ग्रहणंती। ग्रहणंती का अर्थ होता है ग्रहण करते हैं, बहुवचन है ये। तो ग्रहणंती का बहुवचन होगा आपका, सॉरी अर्थ होगा आपका ग्रहणंती, यानी ग्रहण करते हैं। इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका त्यजंती, यानी त्याग करते हैं। त्यजंती का अर्थ होता है त्याग करना। ठीक है भैया, इसके बाद में आपका आता है निर्मलम। देखिए इसका आपका आता है निर्मलम। निर्मलम किसको कहते हैं, यानी एकदम शुद्ध चीज जो होती है, निर्मल जो होता है उसको। तो इसका हो जाएगा मलिनम। मलिनम यानी मैला कुचैला। ठीक है भैया, निर्मलम का विलोम पद हो जाएगा आपका मलिनम। इसके बाद आपका आता है दानवाय। दानवाय यानी दानव के लिए। तो इसका विलोम क्या होगा, दानवाय। इसका विलोम शब्द आपका हो जाएगा मानवाय, मनुष्य के लिए। ठीक है, और अंतिम आपका इसमें विलोम शब्द है शांता। ठीक है, शांता का क्या अर्थ हो जाएगा, विलोम पद हो जाएगा आपका अशांता। तो आप इनको नोट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, लिख लिया आपने, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसके बाद आपका जो छठा प्रश्न है, ये छठा प्रश्न आपका है समास पद का। तो आप इसको घर पर करें, मैं फिलहाल के लिए इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब व्याकरण का पोर्शन, अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है व्याकरण की, तो जब मैं व्याकरण वाले पोर्शन को उठाऊंगा तो कंप्लीट चीजें उसके अंदर आपको कवर कराऊंगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको समय नहीं देंगे। फिलहाल हम आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। लेकिन आप घर पे बैठ करके ये जो आपके प्रश्न हैं समास के, इनको हल जरूर करें, और कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप फिर बताएं।
तो अब देखिए 7वां प्रश्न आपका उदाहरणमनुसृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये प्रश्न निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रश्न कि रेखांकित पद को आधार बना करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो बहुत इजी है, हालांकि इसको भी व्याकरण पोर्शन जब मैं कराऊंगा तो इसको भी करेंगे, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में जल्दी से इसको आपको करा देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, छोटे छोटे ही हैं। जैसे पहला है आपका शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचयति। तो कज्जल मलिनम, शक्तियानम कज्जल मलिनम, तो कज्जल मलिनम के अंदर इसको अंडरलाइन किया गया है, तो कज्जल मलिनम की जगह पे क्या आ जाएगा, कीदृशम, काजल के जैसा काला धुआं जो है वो छोड़ रहे हैं। तो उसका जो है प्रश्न आ जाएगा किस तरह का, किसके जैसा धुआं छोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा प्रश्न आपका उद्याने पक्षिणाम, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेत चेतः प्रसायत चेतः प्रसादयति। यानी उद्याने, उद्यान के अंदर पक्षियों का कलरव जो है बहुत हर्षित करता है, मन को प्रसन्न करता है। तो इसका प्रश्न हिंदी में आप बना के देख लीजिए विद्यार्थियों, देख लीजिए हिंदी में आप बना लेंगे तो आप संस्कृत में बहुत इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी में इसका बनेगा कि भाई उद्यान में किनका कलरव मन को हर्षित करता है। तो किनका, पक्षीणाम इसमें लिखा हुआ है, तो पक्षीणाम और किनका, तो किनका को हम संस्कृत में कहेंगे केशाम। ठीक है, केशाम। ठीक है भाई, अगला देखिए तीसरा पाषाणी सभ्यतायाम, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा, लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा, प्रस्तर तले पिष्टा संति। यानी इसको एक बार हिंदी में मैं आपको अनुवाद बता देता हूं कि ये कह रहा है कि पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता के अंदर जो है लता तरु गुल्मानी, लता पेड़ और जो झाड़ियां हैं वे प्रस्तर तले, पत्थर के तले पिष्टा पिस नहीं जाए, कहीं पिस कर नहीं रह जाए, पिस कर दब न जाए। तो इसको हिंदी में आप प्रश्न बनाएं कि पाषाणी सभ्यता के अंदर कौन, देखो लता तरु गुल्मा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो कौन बहुवचन है, तो कौन जो है पत्थर के तले पिस कर न रह जाए, तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा, के। के, ठीक है, बहुवचन का रूप आ जाएगा आपके यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, यह वाला आपका महानगरेषु वाहनानाम अंतः पंक्तियों धावन्ति। यानी महानगरों में, अंडरलाइन यही है, महानगरों में वाहनों की मतलब खत्म, कभी खत्म नहीं होने वाली पंक्तियां निरंतर लगातार दौड़ रही हैं। तो महानगरेशु, महानगरेशु को अंडरलाइन किया है, तो महानगरेशु की जगह पे क्या आएगा, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, महानगरेशु में जैसे जो अंत में षटकोण और ऊ की मात्रा है, तो बस उसी को आपको आधार मान करके चलना है, उसको समझ लेना कि अगर ऐसा कहीं लिखा है तो वो सप्तमी विभक्ति एक वचन बहुवचन का रूप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा केशु। अगर ये वाला शु लगा हुआ है अंत में, इसका मतलब ये है कि वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो आपको इसी तरीके से किम जो शब्द शब्द रूप है, किम शब्द रूप का सप्तमी बहुवचन आपको जो है लगा देना है, तो उसका बन जाएगा आपका केशु। समझ में आ गया। और कारक प्रकरण वगैरह जब हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल से ये चीजें बताऊंगा, आपको घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। अगला देखें आप इसमें
प्रकृत्याः प्रकृत्याः सन्निधौ वाता प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम वास्तविकम सुखम विद्यते, यानी प्रकृति के सानिध्य में ही वास्तविक सुख मिलता है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा, इसको आप अगर एग्जैक्टली हम इसका भावार्थ करें, प्रकृति के द्वारा जो सानिध्य प्राप्त हमको प्रदान किया गया है उसी में ही हमें वास्तविक सुख मिलता है। तो इसका हिंदी में प्रश्न आप कैसे बनाएंगे, किसके द्वारा, प्रकृत्या इसमें जो है अंडरलाइन कर रखा है, तो किसके द्वारा सानिध्य मिलने पर वास्तविक सुख मिलता है। तो किसके द्वारा, स्त्रीलिंग है ये, स्त्रीलिंग तृतीया, क्योंकि ये प्रकृति शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, तो आपको भी स्त्रीलिंग जो शब्द रूप है उसका तृतीय विभक्ति एक वचन का ही आपको रूप जो है लगाना है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, कया। ठीक है, कया आ जाएगा इसमें आपका, कया लगा करके आप ऐसे कैसे आगे जो है उसको लिख सकते हैं पूरे वाक्य को। यानी मैं बता देता हूँ आपको, कया सन्निधौ वास्तविकम, कया सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो इस तरीके से आप जो है इनके प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो प्यारे विद्यार्थियों आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा आज, और इस चैप्टर को सातों श्लोक और इनका प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और एक और बात कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उस लिंक को क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। उससे होगा ये कि हमारी क्लास के जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी इंफॉर्मेशंस आपको उसी ग्रुप में मिलेंगे। किसी दिन क्लास आनी है या नहीं आनी है, हालांकि डेली मिलेगी, लेकिन किसी दिन अगर किसी कारण से नहीं आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। हालांकि काफ़ी लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आप टेलीग्राम पे चैनल क्यों नहीं बनाते, लेकिन टेलीग्राम पे इसलिए नहीं बनाएंगे हम अभी क्योंकि हमारे पास संख्या बहुत कम है विद्यार्थियों की, और टेलीग्राम सभी विद्यार्थी नहीं चलाते हैं। और व्हाट्सएप ऐसी चीज़ है कि सभी जो है उसको चलाते हैं, आसानी से सुगम है। तो हमारे पास अभी संख्या बच्चों की कम है, तो उसके अनुसार हम कोई दिक्कत नहीं है, कम बच्चे हैं तो कम के अनुसार सुविधाएं हम ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप एक बढ़िया साधन है, तो आप हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और बात मैं पिछली क्लास में बताना शायद आपको भूल गया, हमारा जो चैनल है पहले जिसका नाम होता था गेट नॉलेज, तो उस चैनल का नाम हमने अब बदल दिया है और अब उस चैनल का नाम हो गया है भूप सिंह ज्ञान गंगा। ठीक है, भूप सिंह ज्ञान गंगा के नाम से आपको, आप यदि यूट्यूब पे भूप सिंह ज्ञान गंगा ऑफिशियल सर्च करते हैं तो BHUPSINGYANGA भूप सिंह ज्ञान गंगा, ये हमारे चैनल का नाम है। तो आप भूप सिंह ज्ञान गंगा ऑफिशियल भी सर्च अगर करते हैं तो आपको ये चैनल आराम से मिल जाएगा, और उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वो मिल जाएंगे, आप आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, अगर लगता है कोई आवश्यक नहीं है, अपना मेन टारगेट है क्लास को पढ़ना और बोर्ड एग्जाम को अचीव करना। हमारा जो टारगेट है, जो हमने परसेंटेज डिसाइड किए हैं स्वयं के लिए, उसको प्राप्त करना, ये मेन टारगेट है। आपको लगता है कि अच्छा कंटेंट मिल रहा है, काम की चीज़ें हैं, तो आप चाहें तो आपके सेल्फ उसके ऊपर है ये, चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको लगता है कि काम की चीज़ें हैं, आपका कोई साथी, आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन इस क्लास से फ़ायदा ले सकता है, उसको कुछ लाभ हो सकता है, तो आप ज़रूर उस तक शेयर करें। तो बहरहाल आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगली कक्षा में कल आपसे दूसरा पार्ट लेकर के हम आएंगे, पाठ संख्या 2 हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।